हाय बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक है? हैप्पी दशहरा आप सभी को। आज 7वीं है और आज हम नया लेक्चर या नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो है बायोमोलिकुल। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था सेल साइकिल, सॉरी सेल चैप्टर, एंड इसके बाद हम करने वाले हैं सेल साइकिल चैप्टर। ठीक है, तो बायोमोलिकुल बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें इसे याद रखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत कम है, और जो भी डायग्राम है वो केमिस्ट्री बेस्ड डायग्राम है। इसे आपको कॉन्सेप्चुअल याद रखना होगा। इसमें आपको केमिस्ट्री के नॉलेज और कुछ इसके बॉन्डिंग भी इम्पोर्टेंट हो गए, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। और भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर बायोमोलिकुल, लेक्चर नंबर 1। इंट्रोडक्शन होगा आज, एंड देन कल हम शुरू करेंगे जो भी इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा और भी हम डीपली नॉलेज चाहेंगे। ठीक है, तो शुरू है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला लाइन है कि वाई डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाई डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी डाइवर्सिटी बहुत वाइड डाइवर्सिटी है, यानी बहुत बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अब वही अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछता है कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। यानी अब जितने भी वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो क्या वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सेम केमिकल के बने हुए हैं? केमिकल यहाँ पे कहने का मतलब क्या, वो उनके भी एलिमेंट्स और जो कंपाउंड है वो सभी सेम है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बायोस्फीयर में हैं। तो अब इस चीज़ को बताने के लिए साइंटिस्ट या हम जो भी थे वो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ा और देखना पड़ा कि क्या जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जितने भी मटेरियल्स है वो क्या सभी सेम एलिमेंट्स के बने हुए हैं। अगर नहीं बने हुए हैं तो क्या कितने तरह से बने हुए हैं, किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं इसमें, यानी बायोमोलिकुल्स उनका ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर हम परफॉर्म करें, इफ यू परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other, and the respective content per unit mass of living tissue. अब हम कुछ एनालिसिस करें, कोई किसी चीज़ का एनालिसिस करें, हम प्लांट टिश्यू का एनालिसिस करें या फिर एनिमल टिश्यू या फिर कोई माइक्रोबियल पेस्ट। ठीक है, तो हमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, और कुछ वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और भी है बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या मिला। फिर अगर हम सेम सेम एनालिसिस, जो एनालिसिस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में किए थे, वही हम सेम एनालिसिस अगर हम अर्थ के क्रस्ट पे करें, दैट इज नॉन लिविंग मैटर पे, तो हमें वो सिमिलर लिस्ट मिल रहे थे। जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल रहा है, और लिविंग पेज पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो नॉन लिविंग यानी हम कहते अर्थ क्रस्ट में भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा था। तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। यानी एब्सोल्यूट टर्म कहने का मतलब अगर हम इंडिविजुअली बात करें अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यूज के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हमें कोई डिफरेंसेस नहीं मिल रहे थे। लेकिन वही अगर हम बात करें कि रिलेटिव अबंडेंस, यानी एक दूसरे को जब हम कंपेयर करें, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और वही हम अगर अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट्स मिल रहे थे अगर उन्हें हम रिलेटिव करें, एक दूसरे से कंपेयर करें, तो हमें क्या मिलता है कि carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। यानी relative abundance of carbon और hydrogen जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे थे वो हाई है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट्स मिल रहे थे। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म पे देखा जाए तो यानी इंडिविजुअली पे कोई वैसा डिफरेंस नहीं मिलता। कार्बन भी मिल रहा था, जिसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन मिल रहा था आपको, और माइक्रोबियल और अर्थ क्रस्ट में कार्बन मिल रहा था, हाइड्रोजन भी मिलता है, हाइड्रोजन मिल रहा था, ऑक्सीजन भी सेम चीज़ मिल रहा था। ठीक है, बट अगर हम रिलेटिव करें, यानी किसमें कौन सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, किसमें कौन सा ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें क्या मिला कि कार्बन और हाइड्रोजन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट में इनका अबंडेंस जो था वो ज़्यादा था, किससे, अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट मिल रहे थे उनकी कंपैरिजन से। ठीक है, तो यहाँ से हम दो पॉइंट निकाल सकते हैं। एक पहला कि एब्सोल्यूट टर्म पे कोई भी डिफरेंस नहीं है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग मैटर में, उनके एलिमेंट्स में। ठीक है, लेकिन वही हम रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अबंडेंस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है, नाउ अब हमें एनालिसिस करना है कि जो भी मिल रहा था उसमें किस तरह के एलिमेंट्स मिल रहे थे। ठीक है, तो वही है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कैसे करें, टू परफॉर्म अ केमिकल कंपोजिशन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ liver, etc. Grind it into a trichloroacetic acid, CCl COH। यानी इसका डायग्राम देखें तो एक कार्बन पे आपका 4 वैलेंसी होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और तीसरा यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट ग्रुप। तो ये क्या बनी आपका ट्राई क्लोरो, यानी 1 2 3 3 क्लोरो, और ये है एसिटिक एसिड, तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसका नाम क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यूजिंग अ मोटार एंड अ पेसल ऑब्टेन अ थिक स्लरी, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप लिविंग टिश्यू को कुछ ले, किस में, एक मोटार में, एक जैसे होता है ना बॉल तरह का, ठीक है, और इसमें आप इनको डाल दें, लिविंग टिश्यूज को कुछ डाल दिए इसमें, जिससे आपको जो भी लिविंग टिश्यू मिला उसमें डाल दें, और उसमें आप क्या करें, ट्राईक्लोरो एसिटिक भी डाल दें, ठीक है। और फिर इन्हें पेसल से, यानी एक होता है ना समझ लीजिए सिल्वर क्लोर, आप समझते हो, उसे पेसल से इसे क्या करें, ग्राइंड करें, पीसते हैं, ठीक है। जब ये पेस्ट बन जाए तो इस पेस्ट को हम क्या कहेंगे, थिक स्लरी। जब ये फॉर्म कर जाए, क्या फॉर्म कर जाएगा, ये थिक स्लरी। थिक स्लरी कब बनेगा, थिक स्लरी तब बनेगा जब हम इसे ग्राइंड करेंगे। किस तरह, जब हम इसे समझ लीजिए कि हम लीफ लिए हैं धनिया का, और ठीक है, उस धनिया को हम मोटार में डाले हैं, और इस चीज़ से, इस पेसल से हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं। जैसे धनिया को ग्राइंड करने के लिए, धनिया का चटनी बनाने के लिए हम पानी डालते हैं, उसी तरह हमें लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करने के लिए इसमें हम एक एसिड का यूज़ करेंगे। उस एसिड का नाम क्या है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड हम एक मोटार, इस बॉल में डालेंगे, किसमें, मोटार में, और इसे हम पेसल के हेल्प से ग्राइंड करेंगे, ठीक है। और फिर जो हमें मिलेगा वो थिक स्लरी मिलेगा, ठीक है। अब इस थिक स्लरी को करना क्या है, अब हमें इसे, वी हैव टू स्ट्रेन थ्रो अ चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, वी ऑप्टेन टू फ्रैक्शन। अब मतलब एक फनल शेप ले लेंगे हम, उसके बाद ये जो भी मेरा स्लरी मिला, ये जो स्लरी है, इसको हम एक चीज़ क्लॉथ यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉटन क्लॉथ डाल सकते हैं, और फिर हम इस स्लरी को पास आउट करवाएंगे यहाँ से, ठीक है। जब हम इसे पास आउट कराएंगे तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेगा। पहला फ्रैक्शन मिलेगा जो फिल्ट्रेट हो जाएगा, यानी जो यहाँ से पास कर जाएगा, ठीक है। ये फिल्ट्रेट मिल गया आपको लिक्विड मटेरियल में। तो जो फिल्ट्रेट मिला, इसमें क्या रहेगा, इस फिल्ट्रेट को हम क्या कह रहे थे, इसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। और जो रेटिनेट था, यानी जो कि यहाँ पे फंसा रह गया, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे थे कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस हमें क्या देखने को मिला कि हम इस एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जाके केमिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे कैसे कर रहे थे, इसमें कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे, हम बाद में इसे देखेंगे। तो जब हम चीज़ क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ से इस स्लरी को हम पास आउट कर रहे थे, तो दो तरह के फ्रैक्शन मिल रहे थे। कुछ जो स्लरी के मटेरियल थे वो पास आउट कर जा रहे थे, उसे हम कह रहे थे फिल्ट्रेट या फिर एसिड सॉल्युबल, और कुछ जो स्लरी के मटेरियल थे वो आपको यहीं पे रुक जा रहे थे, यहाँ पे इस जगह, उसे हम क्या कह रहे थे, रेंटेट। क्या कह रहे थे हम इसे, रेंटेट, ठीक है। और ये रेंटेट को हम और टेक्निकल टर्म कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये एसिड में सॉल्युबल नहीं था। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। अब इस एसिड सॉल्युबल पूल में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस एसिड सॉल्युबल में मिक्स है। तो केमिकल एनालिसिस हम किस तरह किए, इसने हम देखें इस स्लाइड में। नाउ अब जब हम स्लाइड कर रहे थे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिले, जो कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में थे, कितने थे, 1000 थे। तो उसमें किस तरह थे, अब आइए हम देखते हैं कौन कौन से थे। अब इन हायर क्लासेस यू विल लर्न हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को और भी डिटेल में कैसे एनालिसिस करना है हम हायर क्लास में जानेंगे। यानी हायर क्लास कहने का मतलब कि और भी जब हम किसी बेसिक जैसे जूलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, या फिर हम एमएससी करेंगे केमिस्ट्री वगैरह लेकर, तो उसमें और भी हम इसे डिटेल में जानेंगे, या फिर हम बायोकेमिस्ट्री करेंगे उसमें हम और डिटेल में जानते हैं कि कैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हमारा मिल रहा है एलिमेंट्स, उसको हम और डिटेल से कैसे जान सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमें बेसिक जानना है। It will suffice to say that here that one extract the compound, then subjects the extract to various separation technique till one has separate a compound from all other compound। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एसिड वो थिक स्लरी को लिए थे यहाँ पे, ठीक है, थिक स्लरी से उसके बाद जो हमारा एसिड पूल मिला, अब यहाँ से इसको डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से पास करिए।
इसे यहाँ से हम पास किए, टेक्निक 1 है, टेक्निक 2 है, टेक्निक 3 है। अब टेक्निक 1 3 में यहाँ पे कुछ कंपाउंड सोल्यूट हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे रेंटेट मिलेंगे, फिर इस रेंटेट को इससे पास कीजिए, यहाँ पे कुछ सोल्यूट मिलेगी, फिर यहाँ कुछ रेंटेट मिलेगी, फिर यहाँ पे इस रेंटेट को यहाँ से पास कीजिए, यहाँ सोल्यूट मिलेंगे, कुछ यहाँ रेंटेट मिलेंगे। तो जो यहाँ सोल्यूट मिल रहे थे वो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। तो इस तरह हम डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेशन कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। और भी अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट अगर साल्ट एनालिसिस देखेंगे, जब हम कैटायन का सेपरेशन करते हैं तो कैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह सबका जो सेपरेशन होता है जिसे हम पहचानते हैं, वो हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक के थ्रू पास करके ही पता चलता है। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साल्ट एनालिसिस चैप्टर, तब हम देखेंगे ये चीज़ डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से कैसे हम डिफरेंट कैटायन को पहचानते हैं। अब इन अदर वर्ड, ये तो कहने का मतलब सिंपल पैराग्राफ है, लेकिन इस पर पूरा चैप्टर है। कौन सा? साल्ट एनालिसिस। ठीक है, साल्ट एनालिसिस पूरा चैप्टर ही है इस पैराग्राफ पे। इन अदर वर्ड, वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड एनालिटिक टेक्निक when applied to a compound gives an idea the molecular formula and the probable structure of the compound। जब हम एनालिटिक टेक्निक को अप्लाई करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, या फिर कंपाउंड कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो हमें क्या मिलता है, उस चीज़ से एनालिटिक टेक्निक से हमें एक मोलिकुलर फार्मूला मिलता है और उसका एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर मिलता है। यानी मोलिकुलर फार्मूला कहने का मतलब क्या है कि हम अगर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का बात करते हैं, उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या था? CCl3COH। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं Cl3CCOH, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। और प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है? प्रोबेबल स्ट्रक्चर CCl CCl COOH। तो ये प्रोबेबल स्ट्रक्चर है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का, और ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। तो एनालिटिकल टेक्निक से हमें ये पता चल रहा था कि किसी भी कंपाउंड के उसके मोलिकुलर फार्मूला क्या हो सकते हैं और उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट्स वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिकुल्स। तो बायोमोलिकुल किसे कहते हैं? बायोमोलिकुल वैसे कंपाउंड कहते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए और वो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होना। ठीक है, तो ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू सब कहते हैं बायोमोलिकुल्स। तो सिंपल अगर पूछा जाए बायोमोलिकुल्स क्या है, तो बायोमोलिकुल्स ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, या फिर ऑल द कार्बन containing compound that we get from a living tissue can be called as a biomolecules. However, living organisms have also got an inorganic element and compound in them slightly different but destructive experiment has to be done. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। तो इनको हमें एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल क्या था, आपको सिंपल इसमें क्या करना था? मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल था कि आपको मोटार और पेसल की हेल्प से ग्राइंड करना था, ट्राइक्लोरिक एसिड डालना था, फिर जो भी आपका सिलेटेड एसिड सॉल्युबल पूल मिल रहा था उससे डिफरेंट हम सेपरेशन टेक्निक की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे थे, और बाद में हमें मिला कि जो भी लिविंग टिश्यू में जितने भी कार्बन कंटेंट कंपाउंड है उसे हम बायोमोलिक्यूल कह दे रहे थे। ठीक है, और जो इस एनालिटिकल टेक्निक की मदद से हमें दो चीज़ का मदद मिला, दो चीज़ हमें हेल्प, एक तो मोलिकुलर फार्मूला एनालिसिस करने में, और दूसरा उसके प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या था। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये तो क्या अर्थराइज नॉन लिविंग है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ह्यूमन बॉडी है। तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड है, उनकी कंपोजिशन और कितने कैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का बात करते हो, हाइड्रोजन अर्थराइज में कितना है? 0.14, और वही अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में तो वह 9.5। यानी कंपेरिजन देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है, जो हमने पहला स्लाइड में ही देखा था। अगर कार्बन का ही बात करें तो कार्बन 0.03 है किसमें? अर्थ क्रस्ट में, वही है ह्यूमन बॉडी में कितना है? 18.5। ऑक्सीजन कितना है? 14.6, और आपका ह्यूमन बॉडी में कितना है? 65.0। जबकि नाइट्रोजन आपके अर्थ क्रस्ट में बहुत लिटिल है, वही अगर ह्यूमन बॉडी में 3.3 है। नाइट्रोजन को कहाँ मिलेगा आपको? नाइट्रोजन बेस यानी डीएनए वगैरह में मिलता है। और सल्फर 0.03 है, वही अगर हम बात करें सल्फर ह्यूमन बॉडी में तो 0.3 है, यानी ये भी आपको अमीनो एसिड में मिलता है सल्फर कंटेंट कंपाउंड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। और सोडियम का कंपोजिशन देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म में 0.2 है, कम है। कैल्शियम आपको अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है और ह्यूमन बॉडी में कम है, यानी 1.5 है। मैग्नीशियम 2.1 है अर्थ क्रस्ट में और 0.1 है ह्यूमन बॉडी में। और सिलिकॉन 27.7 और नेग्लिजिबल है किसमें?
ह्यूमन बॉडी में। यानी अगर देखा जाए तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये आपका अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बॉडी। वही अगर हम बात करें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये आपका, और सल्फर, ये आपका ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। यहाँ से दो क्वेश्चन, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ डिफरेंट कंपोजिशन पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कंपेयर किया जा सकता है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन में कंपेयर किया जाए तो किस में ज़्यादा मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में या ह्यूमन बॉडी में। इस तरह के कंपेरिजन भी हम कर सकते हैं। या फिर हम इंडिविजुअली बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के केस में, तो हमें पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है। तो ह्यूमन बॉडी में देखें तो ऑक्सीजन कितना है आपका, 65 है, ठीक है। और कार्बन कितना है आपका, 18.5 है। हाइड्रोजन कितना है, 9.5 है। नाइट्रोजन कितना है, 3.3 है। कैल्शियम कितना है, 1.5 है। सल्फर कितना है, 0.3 है। सोडियम कितना है, 0.2 है। मैग्नीशियम कितना है, 1.5 है। नहीं नहीं, मैग्नीशियम आपका 0.1 और सिलिकॉन आपका नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये जो डाटा अरेंज किया गया है ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। फिर हम बात करें अगर अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, जो कि कितना है, 46.6। फिर सिलिकॉन कितना है, 27.7। कैल्शियम कितना है आपको, कैल्शियम में 3.6। सोडियम कितना है, 2.8। मैग्नीशियम कितना है, 2.1। हाइड्रोजन कितना है, 0.14। और कार्बन कितना है, 0.03। और सल्फर कितना है, 0.03। और नाइट्रोजन कितना है आपका, बहुत कम, यानी वेरी लिटिल। तो देखा जाए तो कार्बन और सल्फर आपको अर्थ क्रस्ट में सेम मिल रहा है, 0.03। तो ये डाटा हम याद कर सकते हैं, और इसे रट्टा नहीं मारेंगे। हम जितने बार इस लेक्चर को देखेंगे या जितने बार इस डाटा को हम देखेंगे कंपेरिजन वाले, तो हमें ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे हम न्यूज़ को जितनी बार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो हम उसे याद करने के थोड़ी पढ़ते हैं, बस देखने के नॉलेज के लिए, एंड देन उस चीज़ में याद हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ आपको बार बार रिवाइज करना होता है, उसे याद नहीं करना होता। आप जितने बार उसे पढ़ेंगे ना, वो आपके दिमाग में हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसके लिए हर बार आपको मेमोनिक्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेमोनिक्स वगैरह लगाकर। मैं आपको बेसिक डाटा वाइज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया हूँ। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाइड्रोजन कितने कंपोजिशन में, नाइट्रोजन कितने कंपोजिशन में, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक तो डाटा में इस टेबल से मैं दो चीज़ मिला कि एक आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंपेरिजन मिल कर सकता है कि पार्ट 1 हमेशा ज़्यादा है आपका लिविंग बॉडी में, और पार्ट 2 आपका ज़्यादा है किसमें, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, नॉन लिविंग में और ये लिविंग में। तो हम ये देखेंगे ना। अब हम बात करें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, एक लाइन था कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ थोड़ा डिफरेंट टेक्निक और डिस्ट्रक्टिव टेक्निक अप्लाई करना होता है। जबकि वही ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को करने के लिए सिंपली आपको सिंपल मेथड होता है इन कंपेरिजन टू इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को। तो वो क्या है हम देखें। पहले हमें क्या करना कि वन वेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, सी अ लीफ और लीवर। लीफ आपका प्लांट टिश्यू हो गया, ये आपका लीवर एनिमल टिश्यू हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड अ वेट ड्राई। वेट वेट यानी हमें कुछ लिविंग लीफ या लिवर कुछ भी टिश्यू को लेना होगा, और फिर हम उसे क्या करेंगे, पहले उस चीज़ को हम वेट कर लेंगे, उसे नाप लेंगे, ठीक है। जब हम उस चीज़ को नापेंगे, यानी अगर मैं मान लीफ ले लें, इसे हम क्या कहेंगे, वेट वेट। जब हम इसे नापेंगे तो फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ड्राई करेंगे। जब हम इसे ड्राई करेंगे तो ड्राई करने के बाद जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट। ये है वेट वेट, और ये हो जाएगा फिर ड्राई वेट। देन हम क्या करेंगे, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसेस फॉर्म, CO2 एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड। अब जो ड्राई वेट है, इसको जब हम बर्न करेंगे यानी जलाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इसमें कार्बन होगा वो आपको ऑक्सीडाइज करेगा CO2 में, और जो इसमें ऑक्सीजन वगैरह होगा वो आपको H2O में, वाटर में ऑक्सीडाइज करके इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा उसके बाद, जो मिलेगा यहाँ पे, जो भी उसके बाद जो यहाँ पे मटेरियल मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एस। क्या कहेंगे, एस। अभी एस जो भी होगा वो कंटेन करेगा आपको
एस कंटेन करेगा आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस एस में आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं और इस एस में आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिल सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम हो सकते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें जैसे सल्फेट, फोस्फेट भी मिल सकते हैं, जो कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। और तो हमें इस जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया इससे हमें क्या मिला, यानी समरी का बात करें, ये एक तरह का समरी हो गया। ठीक है, तो एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। एलिमेंटल एनालिसिस क्या गिव कर रहा था, एलिमेंटल कंपोजिशन, वाइल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव द आइडिया ऑफ द काउंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। एलिमेंटल एनालिसिस हमें दे रहा था कि किस तरह का एलिमेंटल कंपोजिशन मिल रहा है, यानी एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। और अगर हम कंपाउंड का जब एनालिसिस कर रहे थे तो हमें ये पता चल रहा था कि कंपाउंड किस तरह के मिल रहे हैं, क्या वो इनऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या मिला कि फंक्शनल ग्रुप लाइक जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब मिल रहे थे। और अगर हम जब हमसे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो हमें क्या, हम इस कंपाउंड को किस में हम डिवाइड करते हैं, एनिमल एमिनो कंपाउंड्स, यानी एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेस, फैटी एसिड एक्सेट्रा वगैरह में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमने क्या देखा कि पहले कि हमें इसमें कैसे डिस्ट्रक्टिव और कुछ डिफरेंस मेथड करना पड़ा। पहले हमें किसी भी एक टिश्यू को लेना होगा जिसे हम कहेंगे वेट, देन इसे हम सुखा देंगे। जब सूखने के बाद जो भी यहाँ पे मटेरियल मिलेगा उसे हम कहेंगे ड्राई वेट, फिर हम इसे क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। ठीक है, यानी पहला हम इसे वेट करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2 हम इसे ड्राई करेंगे। स्टेप 3 हम इसे क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, जब हम इसे बर्न करेंगे तो जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज कर जाएंगे गैसेस फॉर्म में, जैसे CO2 और वाटर वेपर में, और फिर ये रिमूव कर देंगे एंड जो भी बचेगा उसे हम कहेंगे एस। ठीक है, अब इस एस में हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल सकते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं जैसे सल्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, और फिर हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें एलिमेंटल पोजीशन मिलता है। वही अगर हम कंपाउंड की जब एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है कि कंपाउंड किस तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक। फिर इन चीज़ को अगर होल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें फंक्शनल ग्रुप पे डिवाइड करना होता है कि क्या वो एल्डिहाइड है, क्या वो कीटोन है, क्या वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर हम इसे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड बेस, फैटी एसिड वगैरह में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपको इनऑर्गेनिक टेबल में इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू में, जैसे सोडियम Na+ में मिलता है, पोटासियम K+, कैल्शियम C8++, मैग्नीशियम Mg2+, वाटर H2O एंड कंपाउंड NaCl, CaCO3, PO4 3 एंड SO4 2-। ठीक है, अमीनो एसिड हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक्स। आई होप आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर समझ में आया होगा कि कैसे हम बायोमोलिक्यूल्स को हम समझ रहे हैं और किस तरह हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में एनालिसिस करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यूज वगैरह में। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर से हैप्पी दशहरा आप सभी को, एंजॉय कीजिए।